नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि जगत और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स रहेंगे ही, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो इन तीनों सेगमेंट्स में क्या कुछ खास है आपके लिए जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि धान की खेती आप करना चाहते हैं तो खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि धान अगर आप लगा रहे हैं तो आपको बुआई किस तरह से करनी है, यानी कि नर्सरी किस प्रकार से तैयार करनी है और उसके पश्चात रोपाई करने की सही प्रक्रिया क्या है, कितनी दूरी होनी चाहिए, किस तरह से आपको करनी है इसकी रोपाई। इन तमाम बातों के बारे में आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे। तो फिर आइए नजर डालते हैं खेती किसानी सेगमेंट पर। मई और जून माह के दौरान धान की नर्सरी तैयार की जाती है। हालांकि इसकी तैयारी किसान पहले से ही करने लगते हैं, क्योंकि सही समय पर की गई बुआई से फसल उत्पादन बेहतर मिलता है। साथ ही जरूरी होता है कुछ अहम बातों को ध्यान में रखने की। धान की खेती करने के लिए सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो कुछ ऊंचाई में हो और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था हो सके। इसके बाद गहरी जुताई करके खेत तैयार कर ले। क्यारियों की लंबाई चौड़ाई कितनी हो जानने के लिए लेते हैं विशेषज्ञ की सलाह। बासमती धान की बिजाई के लिए सबसे आवश्यक है कि आप पौधशाला किस तरह से तैयार करें। पौधशाला यानी कि नर्सरी का चयन हमेशा ऊंचे स्थान पर करना चाहिए जहां से पानी की निकासी की जा सके। ये जो आपने नर्सरी के लिए जो चयन किया है, इसको गहरी जुताई आपके करके बुरबुरा बना के और इसमें क्यारियां बना लेनी चाहिए। क्यारियां ऐसी बनानी है जो 1.5 से 2 मीटर चौड़ाई हो। लंबाई आपकी कन्वीनियंस से हो सकती है। नर्सरी में धान की खेती में सबसे आवश्यक है उसकी लेवलिंग। यदि आपकी पौधशाला लेवल्ड नहीं है तो आप बहुत अच्छा उत्पादन भी नहीं दे पाएंगे और सारे बीज आपके जमेंगे भी नहीं। इसलिए लेवलिंग का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल लेवल होना चाहिए। और कद्दू करने के बाद लेवल करें और जो आपने बीज सोख करके 24 घंटे रखा था, उस बीज को आप 24 से 36 घंटे के लिए ढेर बना के रख दें, जिसको जूट के बोरे से ढक दें। ऐसा करने से आप देखेंगे 24 घंटे के बाद उन सब में कल्ले निकल आएंगे, छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे। उस अंकुरित बीज को शाम के समय, क्योंकि हमारी जो नर्सरी है वो मई और जून के महीने में हम बीज डालते हैं और उस समय तापमान बहुत ज़्यादा होता है। नर्सरी क्योंकि गीली है, पानी भरा हुआ है, तो पानी कई बार उबलने लगता है। और जब हम सुबह के या दोपहर के समय में उस बीज को डाल देते हैं तो वो बीज खराब हो जाता है। उस गर्मी के कारण भवक्की जो है वो अंकुरित नहीं हो पाता, आगे अपना लाइफ पूरी नहीं कर पाता है। इसलिए बीज जब भी आप मिट्टी में नर्सरी में डालेंगे, शाम के समय बीज को डालेंगे। और बीज डालने से पहले जब आप आखिरी बार कद्दू करके लेवल करते हैं, उसमें आपने पोटास, फास्फोरस, जिंक, ये तीनों चीज डालनी है। यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। यूरिया आपने बीज डालने के कम से कम 6 दिन बाद पहले यूरिया का प्रयोग करना है। जब आपको खेत में ऐसा नजर आए कि उसका रंग हल्का हो रहा है या जो पत्तियां हैं आप देखेंगे कई बार सफ़ेद हो जाती हैं, वो आयरन की कमी से होती हैं, तो आप आयरन का भी प्रयोग कीजिए। और ऐसा ना हो कि आपने देखा कि वो ऊपर से चोंच सूख रही है या वो पीला पड़ रहा है तो आप कोई दवा डालने लग जाए। वो दवा की दिक्कत नहीं है, वो आपके पोषक तत्वों की कमी के कारण हो रहा है। तो आप ये देखिए कि क्या समस्या है, फिर वैज्ञानिक से विचार करने के बाद ही आप उसमें कोई यदि दवा की आवश्यकता है तो करें, नहीं तो आप जिंक आयरन का ध्यान रखें, प्रॉपर नाइट्रोजन दें। और सबसे बड़ी बात नर्सरी में आप कितना बीज कितने एरिया में डालते हैं ये बहुत आवश्यक है। 1 किलो बीज के लिए कम से कम 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए। 25 वर्ग मीटर का मतलब होता है कि आपने 10 मीटर लंबी क्यारी 2.5 मीटर चौड़ी बनाई, या आपने 5 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी बनाई। इतने में 1 किलो बीज पड़ना चाहिए। यदि इस तरह से आप बीज डालेंगे तो एक पौधा तंदुरुस्त बनेगा, बहुत अच्छा उसकी वृद्धि होगी और 20 दिन की पौध आपकी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। धान की नर्सरी के लिए क्यारियां करीब 1 से 2 मीटर चौड़ी रखें। नर्सरी के लिए लेवलिंग कर लें।
भीगे हुए बीजों को 24 से 36 घंटे के लिए जूट के बोरे से ढक दे। करीब 24 घंटे बाद बीजों में अंकुरन हो जाएगा। इन बीजों को शाम के समय खेत में डालें। बीज डालने से पहले पोटाश, फास्फोरस और जिंक डालें। इस समय नर्सरी में यूरिया की मात्रा ना दें। यदि पौधे में किसी रोग के लक्षण दिखाई दे तो विशेषज्ञ से सलाह लें। 1 किलो बीज के लिए 25 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। इस तरह से 20 दिन बाद पौध रुपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बात हो गई बुआई और उस समय बरती जाने वाली सावधानियों की। अब बात कर लेते हैं तैयार पौध को खेत में किस तरह से रोपे। हमारे देश में मई जून में पहली बारिश के बाद धान की नर्सरी के लिए बुआई की जाती है। बुआई के करीब 20 से 30 दिन की स्वस्थ पौध रुपाई के लिए तैयार मानी जाती है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में 60 दिन तक की पौध लगाई जा सकती है, लेकिन इस दौरान किन बातों का रखे ध्यान जानते हैं विशेषज्ञ से। लगाते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। हो सके तो आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से आखिरी बार कद्दू करते समय खेत में गोबर की खाद या केंचुए की खाद में मिला के डाल दें। ऐसा करने से आपकी भूमि का उपचार होगा और जो भूमि के अंदर जो फंगस है, जो दूसरी बीमारियों के लिए जो कवक है, उनका वो नाश करेगी, जिससे कि आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। इसके बाद जब आप लेवल करते हैं, जब आप ट्रांसप्लांटिंग की या रोपाई करने जाएंगे तो 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बासमती प्रजातियों को और जो मोटी प्रजाति हैं उनको 20 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना है। हर 10 लाइन के बाद एक लाइन खाली छोड़िए जो कि चलने फिरने के लिए होगी। उसमें क्या होगा कि हवा भी क्रॉस होगी, उससे सनलाइट भी जाएगी और आप देखेंगे आपकी उपज काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यदि आप रोपाई करेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। एक और बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है कि हम जब धान लगाते हैं, जब रोपाई करते हैं तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। गहराई 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जड़ के ठीक ऊपर एक गांठ होती है जिससे टिलरिंग होती है, कल्ले निकलते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने कद्दू किया, ट्रैक्टर निकल के गया और सीधे लगाने लगते हैं तो पौधा खड़ा नहीं होता और हम गहरा करते चले जाते हैं। ऐसा करने से हमारी फसल का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो आपने ट्रांसप्लांटिंग की है 7वें दिन इसमें एक नया टिलर निकलना चाहिए। जब वो ज़्यादा गहरा लगाया जाता है तो पौधा जब टिलर निकालना होता है वो देखता है उसकी तो गांठ बहुत नीचे है, फिर वो अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत लगाता है नई गांठ बनाने में, जिसमें 8 से 10 दिन की उसकी एनर्जी, उसका समय खराब होता है और हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसमें पैसा आपका कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन आपकी उपज, क्वालिटी बहुत अच्छी आप पैदा कर सकते हैं। बाकी यदि बासमती से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी समस्या है और आप वैज्ञानिक सलाह चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 86 306 41 798 पर संपर्क कर सकते हैं। पौध रुपाई के पहले भूमि उपचार करें। इसके लिए 2 किलो ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिलाकर डालें। 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर बासमती किस्म को लगाएं। मोटी प्रजातियों को 20 बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। धान के पौधे की गहराई 1 से 1.5 इंच ही रखें। तो इस तरह से ये छोटी छोटी जानकारियाँ खेती में बड़ा लाभ देती है। किसान इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी फसल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, धान की नर्सरी के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी। अगर आप पशुपालक हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रबंधन करके रखते होंगे अपने पशुओं के आहार का। जी हाँ, आपके पशुओं का आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हरे चारे की भी उपलब्धता रखते होंगे, लेकिन जब भी बेमौसम हो जाता है तो हरे चारे की उपलब्धता थोड़ी कम हो जाती है, जिसके चलते जानते हैं हम आपको कुछ परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता होगा। लेकिन इसका एक विकल्प भी है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। क्या है ये विकल्प, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में। पशु के बेहतर स्वास्थ्य और भरपूर उत्पादन लेने के लिए किसान व पशुपालक हर संभव प्रयास करते हैं। इसके लिए वो पशुओं को तरह तरह का संतुलित दाना और हरा चारा देते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए हरा चारा मिलना संभव नहीं होता। ऐसे में एक चारा है जो आसानी से उगाया भी जा सकता है और जो पशुओं की दूध उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाने में सक्षम है, और वो है अजोला। अजोला पोषण से भरा छोटा जलीय फन या पौधा है जो स्थिर पानी में ऊपर तैरता है। किसान चाहे तो अजोला को घर में हौदी बनाकर तालाबों, झीलों, गड्ढों और धान के खेतों में कहीं भी उगा सकते हैं। कई किसान इसको टबों और ड्रमों में भी उगा रहे हैं। ये पौधा पानी में विकसित होकर मोटी हरी चटाई की तरह दिखने लगता है। सभी प्रकार के पशुओं के साथ साथ अजोला मछलियों के पोषण के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। अजोला में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और खनिज होते हैं। पशुओं के आहार में अजोला शामिल करने से दूध उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होती है। साथ ही दूध में वसा की मात्रा भी 15% तक बढ़ जाती है। ये गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मछली, खरगोश, बत्तख को आहार के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि शुरुआत में पशु को ज्यादा मात्रा में अजोला नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे पशु के आहार में अजोला की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। अजोला देते समय सावधानी रखें। अजोला को पानी से निकालने के बाद साफ पानी से धोए। पानी निकल जाने व हल्का सूख जाने पर ही पशु को खिलाए। इसे पशु के चारे या भूसे में मिला कर दे। अजोला का उत्पादन ऐसे करें। अजोला उगाने के लिए गड्ढे, सीमेंट का टैंक या फिर जमीन को बराबर करके उसमें ईंटों को बिछाकर टैंक नुमा गड्ढा बना ले। मोटी पॉलिथीन को गड्ढे में चारों तरफ लगाकर चारों तरफ से अच्छी तरह दबा दे। इसके बाद इसमें करीब 40 किलोग्राम खेत की साफ सुथरी छनी हुई भुरभुरी मिट्टी डाल दे। साथ ही 20 लीटर पानी में 2 दिन पुराना गोबर का घोल बनाकर अजोला के बेड पर डाल दे। फिर गड्ढे में 7 से 10 सेंटीमीटर पानी भर दे और 1 से 1.5 किलोग्राम मदर अजोला कल्चर को पानी में डाल दे। 10 से 12 दिन में अजोला पानी के ऊपर फैलकर मोटी हरी चटाई सा दिखने लगता है। 12 दिन के बाद 1 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्लास्टिक की छन्नी से निकालकर पशु को आहार के रूप में दे। अजोला को पशुओं के रोज के चारे में बराबर मात्रा में मिलाकर दूध देने वाले पशुओं को प्रतिदिन खिलाए। इसे देने से दूध के उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होती है। इसके साथ 20 से 25% रोज के चारे में बचत भी होती है। अजोला पोल्ट्री बर्ड्स को भी खिलाया जा सकता है। कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो इस समय किस तरह से आप अपने पशुओं की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दे या पानी में मिलाकर दे। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान।
देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे आज के कामयाब किसान से। बता दें, आज के जो हमारे कामयाब किसान हैं वो कटहल का प्रसंस्करण कर रहे हैं। कटहल से कई तरह के उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उनकी बिकवाली करके अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। अब उन्हें इसका आइडिया कैसे आया, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, आइए उन्हीं से जानते हैं। कटहल को सबसे बड़े फल का खिताब प्राप्त है। फल होने के बावजूद इसे हम सब्जी और अचार के रूप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देश के लगभग हर हिस्से में कटहल पैदा होता है, लेकिन केरल में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन लिया जाता है। हर साल यहाँ करीब 32 करोड़ कटहल का उत्पादन लिया जाता है। इसीलिए केरल में कटहल को राजकीय फल घोषित किया गया है। कटहल में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय फल शाकाहारियों में मांसाहार का बेहतरीन विकल्प है। इतने गुणों को अपने में लेने के बाद भी केरल में करीब 80% से ज्यादा कटहल बर्बाद हो जाता है। बस इसी आंकड़े ने हमारे कामयाब उद्यमी का ध्यानाकर्षण किया और उन्होंने कटहल को प्रसंस्करण करने का विचार बनाया। कुछ साल पहले बर्बाद होते इस फल को सुभाष ने नया रूप दिया और आज सुभाष कटहल से 30 से 40 तरह के उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें मुख्य है जैक फ्रूट करी, जैक फ्रूट के बीजों से बनी करी, जैक फ्रूट के पल्प से बने बेकरी उत्पाद, जैक फ्रूट का आटा। मेरा कंपनी केरला में है। वी हैव 30 मोर प्रोडक्ट्स जैक फ्रूट। सो इसे करी है, जैक फ्रूट कटहल का करी है, थोड़ा छोटा कटहल का करी है। 25 करी भी बनाता है। और ये बारबेक्यू है, जैक फ्रूट स्ट्यू, जैक फ्रूट सीड का करी है। सो वी हैव पल्प आल्सो। सो पल्प इट इज मेनली फॉर मेकिंग आइसक्रीम्स, बेकरी पर्पस एंड ऑल। सो वी हैव बर्गर पैटी आउट ऑफ जैक फ्रूट। सो ये केरला में है, केरला से गवर्नमेंट्स का सपोर्ट किया है, ये करने के लिए सपोर्ट है। सो केरला में ज़्यादा जैक फ्रूट वेस्ट होता है। सो इसीलिए हम कंपनी स्टार्ट किया। सो मेनी वेस्टेज इन जैक फ्रूट। सो वी हैव जैक फ्रूट फ्लोर है, जैक फ्रूट फ्लोर। दिस इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटीज़। So we have the barbecue, the tomato, jackfruit in tomato sauce. So पूरा chemical free है, no preservative है. So इसको 1 year shelf life है. 1 year shelf life है without any preservative. This is the main advantage of the product. So main aim is to reduce the wastage of jackfruit. So many ज़्यादा wastage है केरला से. 90% of the fruit got wastage. So it is a very good fruit compared to the fruit. It is a vegetable. So we are making vegetable all out of. We have appam also, the jackfruit appam. So all we have 30 more products out of jackfruit. सुभाष बताते हैं कि उनकी सोच के लिए सरकार ने भरपूर सहयोग किया। सरकार ने इनकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए करीब 30% की सब्सिडी दी। साथ ही उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार मंच दे रही है। आज वो केरल से दिल्ली तक जो सफर कर पाए हैं, उसके पीछे एपिडा की भूमिका रही है। सुभाष का लक्ष्य है कि उनके राज्य की ये खास पहचान विदेशों तक भी जाए। 5-6 साल पहले so there is a 100% wastage. So in Kerala so many other fruits है, fruit like pineapple है, so many mango है. So पूरा other fruit का value added products है, but jackfruit का value added product नहीं है. No value added product for jack. Government हमको सब्सिडी दिया, 30% सब्सिडी दिया। ये हमारा फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एस्टेट में है, इंडस्ट्रियल एस्टेट में लैंड दिया। सुभाष के इस प्रयास की वजह से कटहल आज हमारे सामने एक नए रूप में है, जिसमें स्वाद भी है और सेहत भी। साथ ही केरल के लोगों में कटहल के लिए जागरूकता आई है। अब लोग बर्बाद हो रहे इस फल को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन किसानों को अपनी फसल का दाम भी मिल रहा है, जो पहले नहीं मिल पाता था। ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी खेती किसानी के क्षेत्र में निश्चित तौर पर कुछ अलग करेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखकर आप तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।